हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। देखो, हिंदी, मराठी, संस्कृत, इसके बाद नेपाली और आपकी कोंकणी हो गई, मराठी हो गई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सारी भाषाएं जो हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बांग्ला, जो बांग्ला भाषा है ये देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। और अगर देवनागरी लिपि की विकास की बात करें कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरिन चलन रेणु तन, मंडित मुख दधिलीप किए। आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। अलंकार नहीं है यहाँ पर, अलंकार नहीं, रस बताना है कौन सा रस है। देखो, शोभित कर नवनीत लिए, कर का मतलब क्या होता है? हाथ को ही तो कहते हैं कर। नवनीत लिए, घुटुरिन चलन, घुटुओं के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, और मुख पर दही यानी कि दही का लेप किए हों। तो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? हाथों में क्या लिए हैं? नवनीत क्या होता है? नवनीत समझ रहे हैं ना, जो आपका दही से मट्ठा बनाया जाता है और जो वो मलाई निकलती है उसी को नवनीत बोला जाता है। हाथ में नवनीत लिए हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं और मुख पे दधी का लेप किए हुए हैं। तो ऐसा सुन के आपको बिल्कुल एक छवि आ रही होगी भगवान कृष्ण जी की, है ना, जो उनके बाल रूप की है। फोटो भी आपने देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी उनकी फोटो भी है। घुटनों के बल चल रहे हैं, मुख पर दधी जो है दही का लेप हुआ है और हाथ में मलाई लिए हुए हैं। तो उनके बाल रूप का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन हो रहा है। तो वात्सल रस हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल रस। जहाँ पर बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जाता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक। आपको बताना है कि रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक कौन हैं। तो सभी को पता है कि तुलसीदास जी जो हैं रामचरितमानस के लेखक हैं। यदि इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए, जो रामचरितमानस है इसकी शैली कैसी है, तो आप बता देंगे दोहा और चौपाई शैली है। कैसी शैली है? चौपाई और दोहा, चौपाई एंड दोहा शैली है। शैली भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इसकी पूछा जाए कि भाषा कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस से ही आप समझ जाएंगे कि ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अवधी में मात्रा उधर से आएगी, अवधी। ठीक है। शैली पूछा जाए तो दोहा और चौपाई, भाषा पूछा जाए तो अवधी, और लेखक पूछे जाएंगे तो तुलसीदास। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? सोरठा, चौपाई, रोला या फिर वरबे। तो आप सभी को पता है कि दोहा का जो विपरीत छंद होता है कौन सा होता है? सोरठा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जो दोहा आपका छंद होता है इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय चरण में 11 होती हैं, और जो तीसरा चरण होता है उसमें 13
और चौथे चरण में 11 मात्राएं। इसके जस्ट उल्टा होता है, विपरीत होता है सोरठा, जिसके प्रथम चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय चरण में 13 और तीसरे चरण में 11 और चौथे चरण में 13 मात्राएं। क्लियर। इसके बाद चौपाई की बात करें तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं। और अगर रोला की बात करें तो रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होंगे, 24-24 मात्राएं होंगी। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। आपको बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 4, 3, 5 या फिर 8। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद तो आप 3 बताएंगे, और अगर नॉर्मली पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप 5 बताएंगे। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 3, याद रखेंगे ये चीज आप। अगला क्वेश्चन है आपका, माता जी खाना बना रही हैं, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है। खाना बना रही हैं, खाना बना रही हैं, यानी कि जो आपकी क्रिया है वर्तमान में चल रही है। अगर यहीं पर ये होता खाना बनाया है, क्या बनाया है, बनाया है तो पूर्ण वर्तमान हो जाता। और अगर होता बनाती हैं तो सामान्य वर्तमान, बनाती हैं तो सामान्य वर्तमान। और अगर बनाती हूँ, बनाती होंगी या फिर बनाती हूँ तो संभाव्य वर्तमान। बना रही हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। देखिए कौन सा आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। मीरा नाचते नाचते घर तक गई, नाचते नाचते घर तक गई। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो यहीं पर आपका ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। प्रत्येक वर्गों के, ये वर्गों नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। एकमात्र सहारा, रंग उतर जाना, विद्रोह करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह करना। क्या हो जाएगा, सिर उठाना का अर्थ है विद्रोह करना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। विवेकी, ज्ञानी, चतुर्दर्शी या फिर चतुर। तो देखो ज्ञानी किसे कहते हैं, जिसके पास बहुत ज्ञान हो, है ना, बहुत ज्ञान रखने वाला। चतुर्दर्शी यानी कि जो ज्यादा देख सके, है ना, जिसे ज्यादा ज्ञान हो। चतुर तो चतुर होता ही है ना, चतुर तो चतुर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए जो एक शब्द हो जाएगा विवेकी, यानी कि जिसे हर तरह का ज्ञान हो, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा विवेकी। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पराजित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो एक आपका शब्द होता है परा, परा या फिर पर शब्द में लगा आपका पराजित शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, प्रत्यय नहीं उपसर्ग बताना है ना। एक होता है जीत, है ना, जीत शब्द में आपका परा उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पराजित। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
रसीला शब्द में प्रत्यय है, ला है, इला है, ईला है या फिर अला है। तो देखो एक शब्द होता है आपका रस, है ना, रस में ईला प्रत्यय लगा दिया, ईला, तो रसीला आपका शब्द बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईला प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगे उसे लघु स्वर कहेंगे, गुरु स्वर कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लघु स्वर, गुरु स्वर, गुरु स्वर को ही दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। क्या? दीर्घ स्वर। और आपके क्वेश्चन का यही वाला आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर। क्लियर साथियों, यही था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये भी ज़रूर बताइए। क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।